तो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जहां आपको प्लेसमेंट्स, कॉलेज लाइफ, कैंपस, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गुड देखने को मिलता है। एंड सबसे बढ़िया बात यार कि बैंगलोर के अंदर तो है लेकिन बैंगलोर वाला जो सिटी का क्राउड, ट्रैफिक उतना देखने को नहीं मिलता। स्टिल आपको प्रॉपर जो भी मॉल्स, थिएटर्स वगैरह इजीली एक्सेसिबल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी चीजें देखने को मिलेगी। क्यों, क्या रीजन है, सारी चीजें वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप समझो, आपके बैंगलोर के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आप इसे काउंट कर सकते हो। हम बात करें निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनएमआईटी बैंगलोर, जो ऑब्वियसली आपके बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्थापना हुई थी 2001 में एंड 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक में 101 से 150 के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर आप डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 846 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 680 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। ब्रांचेस कौन कौन से भी हैं? मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उनके स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके स्पेशलाइजेशंस, कुछ इलेक्ट्रिकल वगैरह देखकर चल लो तो इतना सर्किटल का ब्रैकेट बनता है। नॉन सर्किटल के अंदर अगर आप चलते हो तो आपको मिलेगा एरोनॉटिक्स देखने को मिलता है एंड मैकेनिकल, सिविल। इसके अलावा अगर आप बीच का एक लेकर चलो, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इतने ब्रांचेस आपको मिलते हैं। तो यार सर्किटल का सिनेरियो ये बनता है कि आईटी सेक्टर के पैकेजेस इसमें अच्छे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका एवरेज पैकेज लगभग 7.5 से 8.5 एलपीए तक मिलेगा। वही अगर नॉन सर्किटल के अंदर चलते हो देन 4 से 5 एलपीए तक का एवरेज पैकेज। और अगर आप मीडियन पैकेज सभी बीटेक ब्रांचेस का मिलाकर देख भी लो, जो एनआरएफ का डेटा कहता है 5.22 एलपीए। और मीडियन और एवरेज हम जानते हैं भैया, प्लेसमेंट के सिनेरियो में जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं तो लगभग सिमिलर बनता है। तो एवरेज आप मान के चलो 5 से 6 एलपीए का है अगर सभी बीटेक ब्रांचेस को लेकर चलो तो ठीक ही बन रहा है यार डेटा की। 5 से 6 का अगर ओवरऑल एवरेज पैकेज है तो 7 से 8, 7.5, 8.5 का हम अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ब्रांचेस मानकर चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में 6 से 7 का मानकर चल लिया, कोर ब्रांचेस में आपके 4 से 5 का मानकर चल लिया। बाकी कुछ ऑफिशियल डिटेल्स तो इन ऐसे ब्रांच वाइज नहीं है, स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया डेटा ही कह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किसी और प्रकार का डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम बढ़े अगर अपने एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, तो यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। पहले आपका इंस्टीट्यूट वीटीयू के अंदर था तो केसीईटी और कॉमेड के माध्यम से एडमिशन होते थे। अब क्योंकि वीटीयू से हटकर खुद के अपने इन निटी जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है इनके अंदर आ गया है, इनका खुद का एक कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो इनका खुद का ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू एनयू कैट, ठीक है, निटी यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट, NUCAT, इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। तो बेसिकली आपको इनके इंस्टीट्यूट पोर्टल पर जाना है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करिए एंड अप्लाई करना है सिंपली। जब आप अप्लाई करते हो आपको एडमिशन टेस्ट वगैरह के लिए डिटेल्स वगैरह मिलेंगे, कब एडमिशन टेस्ट वगैरह देना है एंड जो भी इस एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे अगर अच्छा स्कोर रहता है तो कुछ स्कॉलरशिप भी देखने को मिलेगा, वरना फिर इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल कर दिया गया है। अब कोई ऐसा नहीं है कि यार कर्नाटका के कैंडिडेट हो, आउटसाइड कर्नाटका के कैंडिडेट हो, केसीईटी दोगे, कॉमेड के दोगे, सिंपली इंस्टीट्यूट पोर्टल पे जाना है, NUCAT का आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे भैया कि कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ या फिर आउटसाइड कर्नाटका भी? तो यार एक सिंपल थंब रूल लेकर चलो, इंडिया के मैक्सिमम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, इसलिए वो कोई बैरियर नहीं लगाते कि हमें इतने ही कैंडिडेट्स चाहिए। इसलिए इंडिया के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में आपको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे एंड सेम गोज फॉर आपका निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है भैया, तो एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं अगर कट ऑफ की सेक्शन पे, तो यार एक समय था जब अगर आप केसीईटी या कॉमेड के थ्रू एडमिशन लेते तो लगभग 10,000 के आसपास अगर रैंक है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लगभग 20,000 के आसपास है तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, 40 से 50,000 पे कोर ब्रांचेस और सिविल 1-1 लाख रैंक तक देखने को मिल जाता। तो फॉर जनरल कैंडिडेट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन है तो और बढ़िया बात थी। लेकिन ये तब था जब केसीईटी और कॉमेड के थ्रू आपको एडमिशन मिलता था। अब सिंपली आपका NUCAT के थ्रू एडमिशन होता है, इनके खुद के पोर्टल, इनका खुद का काउंसलिंग। तो हमें हमारे पास ऐसा कुछ कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिला।
फिर भैया थोड़ी देर पहले जो अपनी अभी हमारा आधा से 1 मिनट वेस्ट किया है, उसका मतलब क्या बनता है कि जब वो कट ऑफ हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, फिर क्यों बताया आपने? मैंने इसलिए बताया यार कि अगर आप मान के चलो कि अभी भी केसीईटी और कॉमेट के थ्रू एडमिशन हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार के आसपास के कट ऑफ में आपका एडमिशन होगा, लगभग 10,000 के आसपास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इससे आपको एक रेंज मिलेगा कि वीटीयू देखो, बैंगलोर कर्नाटका में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे आपको वीटीयू से अफिलिएटेड ही मिलेंगे। टॉप वाले जितने इंस्टीट्यूट्स हैं मैक्सिमम केस में, तो इनके अगर आप एक कट ऑफ देखो कि भैया लगभग 1000 के अंदर अंदर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपके आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बंद हो जाता है, वो तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद आते हो एमएस रमैया वगैरह। फिर धीरे-धीरे जब इनके कट ऑफ्स देखते हो आपको एक रेंज मिलता है कि किस इंस्टीट्यूट को किस सीक्वेंस में हमें रखना है। तो उसी प्रकार अभी आप मान के चलो कि अगर 10,000 है, अभी अगर केसीईटी और कॉमेट के थ्रू हो रहा था तो 10,000 के आसपास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बंद होगा, तो आप सभी इंस्टीट्यूट्स में इनका एक जगह पता कर पाओगे। तो उसी हिसाब से आपको एक आइडिया मिलेगा कि एनयूसीएटी के थ्रू भी कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, कितना टफ होगा एडमिशन लेना। ठीक है, आपको एक आइडिया लेने के लिए पिछले साल का भी जो भी पहले तक आपका कट ऑफ हुआ करता था वो मैंने बता दिया। बाकी स्टूडेंट्स को और अगर लिखना है कि कितना यार आपने अगर एनयूसीएटी के थ्रू एडमिशन हुआ तो कितना आपने लिखा था, कितना स्कोर किया था वगैरह वगैरह, किस तरीके से कितना टफ है एडमिशन लेना, क्योंकि कट ऑफ के थ्रू स्टूडेंट्स यही जानना चाहते हैं एडमिशन लेना कितना टफ है। ठीक है, बाकी तो अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। हम बढ़ते फी स्ट्रक्चर के सेक्शन। अब फी स्ट्रक्चर भी तब की बात और थी जब केसीईटी से एडमिशन होता था तो थोड़ा सस्ता फी स्ट्रक्चर, कॉमेट के थ्रू हो रहा है थोड़ा महंगा, बाकी मैनेजमेंट कोटा। अब सिंपली आपका एनयूसीएटी है। स्टूडेंट्स बताते हैं मैनेजमेंट कोटा के अभी भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल मैंने जितना देखा ऑफिशियल मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अगर स्टूडेंट्स अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखते हैं। ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से नहीं आ पा रहे वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अपने किसी मेरिट स्कोर के बेसिस पे एक हायर फी स्ट्रक्चर पे करके एडमिशन ले सकते हैं। तो सिनेरियो ये बनता है सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्च। अगर आप एनयूसीएटी में एक डिसेंट ठीक ठाक स्कोर करते हो यानी कि एलिजिबल हो, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इनके कोर ब्रांचेस हैं, लगभग 4.5 लाख रुपए सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्चे बता रहा हूं 1 साल के लगने वाले हैं। यानी 4 साल के अंदर लगभग 18 लाख रुपए सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस के सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं ये। फिर अगर आप जैसे थोड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस वगैरह के अंदर चले जाओ, थोड़े लाइक जिसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखते, वैसे ब्रांचेस 4 लाख रुपए आपके साल के यानी कि 16 लाख रुपए आपके 4 साल के। बाकी आप अपने दिए गए स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि लोएस्ट टू लोएस्ट 1,75,000 रुपए मैकेनिकल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 1 साल के। यानी 2 साल के हो गए कितने भैया, 3.5 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए बनते हैं आपके 4 साल के। सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्चे बता रहा हूँ। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, तो वही स्कॉलरशिप का मतलब ये हो गया कि अगर एनयूसीएटी में थोड़ा बढ़िया स्कोर किया हो, स्कॉलरशिप वाला भी अपना ब्रैकेट देख लो, लगभग आपका हाफ हो जाएगा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, बट ठीक ठाक आप समझ के चल सकते हो। इसके अलावा एनआरआई कैटेगरी देख सकते हो। एग्जाम फी अलग से आपका लग रहा होता है कुछ 10,000 रुपए के आसपास, ये आपके हर साल का फी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हॉस्टल एंड मेस का फी स्ट्रक्चर आपको जानना हो तो उसका सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि लगभग 5 लाख रुपए, 5 से 6 लाख आप सेफ साइड के लिए मान के चलो, 4 साल के आपके रहने और खाने, मेस, हॉस्टल एंड मेस दोनों का खर्च लग रहा होगा। तो इसी प्रकार का आपका कुछ फी स्ट्रक्चर था। मैनेजमेंट कोटा और थोड़ा हायर एंड पे जाता है, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट डेटा होगा। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस ब्रांच का कितना अभी तक का हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या कुछ आपका फी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कोटा के केस में लग रहा होता है। फिलहाल तो स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई स्कॉलरशिप डिटेल्स आपके पास है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है कि भैया ये स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप के नाम कौन से हैं, ठीक है, उसमें अमाउंट कितना मिलता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन कब होता है। अगर ये सारी चीजें लिखते हो स्टूडेंट्स को और सहूलियत मिलती है यार कि अगर मैं इन बातों का ध्यान रखूं, एलिजिबल हूं, तो कम से कम इतना तो मेरे लिए फी स्ट्रक्चर, फी बर्डन कम होगा। तो स्कॉलरशिप का आप डिटेल्स लिखकर बताइए, चाहे आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप हो, आपका स्टेट की तरफ से कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार आपको बैंगलोर में, बैंगलोर के सिटी में तो नहीं लेकिन बैंगलोर के नॉर्दर्न रीजन में
आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर अगर कुछ इस प्रकार का है, बैंगलोर के नॉर्दर्न रीजन में ऊपर में, यानी कि शहर में ही, लेकिन शहर के सिटी सेंटर में नहीं है, सिटी सेंटर में नहीं है, जिसके वजह से क्राउड ट्रैफिक ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा शांत माहौल देखने को मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं यार कि एक रूरल एरिया में जा रहे हो, प्रॉपर अर्बन लाइफ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि सिटी सेंटर में नहीं है तो बहुत सी चीजें जो बैंगलोर का, जैसे ऑफिस वगैरह जगह जो हो गया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, कुछ आईटी पार्क्स वगैरह, कुछ बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर आपको सिटी लाइफ इधर भी देखने को मिलेगा। तो रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, थिएटर्स वगैरह का एक्सेस इधर भी है, थोड़ा अगर ट्रैवल करते हो। यही है कि शहर के प्रॉपर बैंगलोर सिटी क्राउड से दूर रहोगे, लेकिन स्टिल सिटी में रहोगे, सिटी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। 23 एकड़ का कैंपस एरिया बनता है। अब इस 23 एकड़ से कैंपस एरिया में आपको टेक्नोलॉजी, निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है, और इनका एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी है। ठीक है, तो ये इनके 23 एकर्स कैंपस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली एक 23 एकर्स आपका कैंपस है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, दूसरे और भी है। तो इनके एकेडमिक बिल्डिंग्स इस प्रकार है, बाकी आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड डिफरेंट अदर फैसिलिटीज सभी के लिए शेयरिंग बेसिस पे। एक छोटा पिक्चर लेकिन ब्रॉड स्केल पे समझना हो तो कुछ ऐसा समझो कि सिर्फ एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, और कई बार सेम बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ रहे होते हैं बीटेक के अंदर। यहाँ आप समझो जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, वैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट का, कुछ टेक्नोलॉजी का, बीटेक टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक। तो उसी प्रकार से आपके डिफरेंट बिल्डिंग्स फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स 23 एकर्स कैंपस एरिया के अंदर। इसी के अंदर जो स्पोर्ट्स ग्राउंड, इनका बहुत बड़े साइज का स्पोर्ट्स ग्राउंड देखोगे, सिर्फ 23 एकर्स के अंदर इन्होंने कैसे किया पता नहीं यार। आपको एथलेटिक रेस ट्रैक भी देखने को मिल जाता है, एथलेटिक ट्रैक आपको मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल के लिए टर्फ देखने को मिलेगा, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुछ इंडोर जिम्नेजियम वगैरह, लगभग हर प्रकार की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। बस यही कि 23 एकर्स का थोड़ा छोटा है, लेकिन स्टूडेंट ने इससे कोई शिकायत नहीं दिखाई कि भैया छोटा कैंपस मिल रहा है हमें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नहीं बोलोगे यार बहुत तगड़े लेवल पे टॉप नॉच है, लेकिन ऐसा भी नहीं खराब है, ढंग का प्रॉपर इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड यार सबसे सही बात कि जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम यूजुअली कहते हैं कि आप बैंगलोर के किसी एरिया में रहो 20 से 30 किलोमीटर तो दूर ही रहोगे आप अपने बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ऐसा समझो कि 20 लगभग कितने किलोमीटर, लगभग 23 किलोमीटर इंस्टीट्यूट से आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर का। लेकिन बोलो कि नियरेस्ट पॉइंट हो सकता है बैंगलोर के शहर के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि नॉर्थ के सबसे अपर मोस्ट पॉइंट पे है शहर के अंदर, और इधर ही नॉर्थ में थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको शहर से बाहर मिलता है इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि बैंगलोर इतना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है कि यहाँ पर शहर के अंदर एयरपोर्ट बना पाना फिजिबल ही नहीं था, इसलिए शहर से बाहर बनाया गया है। ठीक है, तो सोचो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से भी अगर 20 से 25 किलोमीटर दूर है, फिर बैंगलोर के अगर सदर्न पार्ट में रहते हो जहां आपको भर भर के ट्रैफिक एंड बहुत सी चीजें देखने को मिलती है, प्रॉपर जो सदर्न मोस्ट पार्ट है बैंगलोर का वो चीजें भरी हुई है, जहां पे वो बोलते हैं ना भैया प्रॉपर बैंगलोर, वो उधर है। तो अगर उधर रहते हो सोचो कितने दूर हो, कई सारे ऐसे 40, 50, 60 किलोमीटर दूर पड़ जाता है आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बैंगलोर का है। ठीक है, बैंगलोर के ही कुछ रीजन से। तो फिर तो यार आपके लिए 20 से 25 किलोमीटर है तो बढ़िया ही है। बाकी अगर प्रॉपर बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन देखोगे 20.5 किलोमीटर, और इनका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है बैंगलोर के अंदर यलहंका रीजन में, तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 किलोमीटर पे इनका लोकल स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जा रहा होगा। अब अगर हम आसपास की कुछ चीजें बात कर ही रहे तो हमारा एक सेक्शन होता भी है कि आसपास में कुछ घूमने फिरने की चीजें, फिर हम कैंपस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आसपास में जो आपको घूमने फिरने के लिए चीजें मिल सकती है, गैलेरिया मॉल मिलेगा, सिंगपुरा लेक मिल रहा होगा, आदियोगी शिवा स्टैच्यू, और बाकी तो यार निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आपका कैंपस टूर, आपका खुद का कैंपस आप घूम लो। फिलहाल कैंपस कुछ इस प्रकार है कि हॉस्टल्स के बारे में पहले समझो कि 2 शेयरिंग एंड 3 शेयरिंग, यानी कि एक रूम में 2 लोग या 3 लोग, इस प्रकार का आपका कुछ हॉस्टल रूम्स देखने को मिल रहा होगा। आपके मेस के खाने ठीक ठाक मिलेंगे, स्टूडेंट बोला क्वालिटी ठीक है, लेकिन कई बार जब चीज़ें रिपीट होनी चालू हो जाती है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेस के खाने से शिकायत नहीं, अगर आप एक मेस का खाना कंसिडर करके चलो। हॉस्टल फैसिलिटीज गुड इनफ डिसेंट बताया गया। रात के 10 बजे से पहले पहले गर्ल्स को हॉस्टल्स के अंदर लौट आने हैं। बॉयज़ के लिए कुछ डेटा 10 से 11 बजे, 11:30 बजे तक का देखने को मिला, तो यही आपका टाइम फ्रेम रहेगा जब हॉस्टल्स के अंदर आप लौट रहे होगे। कैंपस कुछ ने बोला भैया कि नाइट लाइफ बेसिक सा है, मतलब अगर एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो। नाइट लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कैफेटेरियाज वगैरह खुले हुए देखने को मिल जाएंगे, कैंटीन्स वगैरह।
और कुछ-कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगी रात के समय, वरना अगर प्रॉपर दिन में बोलो तो स्टूडेंट्स ने बोला भैया ऐसा हमें कुछ कॉलेज लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़िंग देखने को नहीं मिला, आपको प्रॉपर कॉलेज लाइफ भी देखने को मिलेगा। आपके स्पोर्ट्स कल्चर भी प्रॉपर देखने को मिलेंगे, इवेंट्स एंड फेस्ट प्रॉपर हो रहेंगे, स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स प्रॉपर हैं। तो एक गुड इनफ प्राइवेट कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे एक बहुत चमकता-धमकता नहीं, लेकिन कहीं कम भी नहीं, एक उस तरीके का कॉलेज लाइफ इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स के मामले में, प्लेसमेंट्स भी डिसेंट ठीक-ठाक देखने को मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू इंस्टीट्यूट पोर्टल पे जाकर आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। इस प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है? फिलहाल तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब जो भी स्टूडेंट्स एनएमआईटी बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ किस प्रकार का रहा है? अगर आपको अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र वगैरह कुछ शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। एंड अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है, आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। फिलहाल अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का एक रिव्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया प्रभातार729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट कराना है हमारे इंस्टीट्यूट में, ये सारी चीजें लेकिन लोगों को पता नहीं है, हर प्रकार का हम डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होनी चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।